डोमेन वाइज कर सकते हैं। तो दिस लेक्चर इज एक्चुअली वेरी मच डेडिकेटेड टू द देयर ओरिएंटेशन, उनका ओरिएंटेशन लैंग्वेजेस का किस तरफ है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा असेंबली लैंग्वेज की। तो जैसा कि हमको पता है मिडिल लेवल लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये एक हमारे पास में डोमेन है। इस डोमेन में जो भी लैंग्वेजेस आएंगी उसे हम असेंबली लैंग्वेज में रखेंगे। तो असेंबली लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली बात यह है कि असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली करस्पॉन्ड टू मशीन लैंग्वेज, यानी यहाँ पे आपके पास केवल एक लेवल होता है जिसमें हम असेंबलर के थ्रू हमारी असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। दो फेस में ट्रांसलेट नहीं होता है। जैसे सी में दो फेस में ट्रांसलेट होता है, उसको पहले हमें असेंबली बनाना पड़ेगा और उसके बाद में मशीन बनाना पड़ता है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में इट इज डायरेक्टली करस्पॉन्ड टू मशीन लैंग्वेज। ये एक ही स्टेप में मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेट हो जाती है। Therefore, this machine code instruction appears in form understandable by human। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो लैंग्वेज है जिसको हम लोग मशीन कोड, जो इंस्ट्रक्शन अपियर इन द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबल जो होगा वो हम ह्यूमन को भी कर सकते हैं। यानी असेंबली लैंग्वेज को हम बहुत जल्दी समझ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मशीन कोड, जो हमने पिछले बार देखा था। Assembly language let programmer use symbolic addresses। इसमें हम लोग मेनली सिंबॉलिक एड्रेस का यूज करते हैं, और ये जो सिंबॉलिक एड्रेस है कन्वर्ट होने के बाद एब्सोल्यूट एड्रेस बन जाता है। तो इसमें एक चीज आप याद रखेंगे कि हमारे पास में सिंबॉलिक एड्रेस है, यानी कि मैं बोलूंगा कि इसका पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ है वो एब्सोल्यूट एड्रेस में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एड्रेस दिया और गूगल मैप से मैंने आपको उसको लोकेशन बताया, तो दोनों में अंतर क्या है? मेरे पास अंतर ये है कि मैंने अपना एड्रेस सिंबॉलिक फॉर्म में आपको बताया, लेकिन एब्सोल्यूट कैसे बता सकता हूं? मैं गूगल मैप के द्वारा बता सकता हूं। तो गूगल मैप से आपको जो एड्रेस मिलेगा दैट विल बी द एब्सोल्यूट मैप मिल रहा है आपको। लेकिन हम जो अपने एनवलप के ऊपर में एड्रेस लिखते हैं दैट इज द सिंबॉलिक एड्रेस। हमने उसमें अपना हाउस नाम लिखा है, हाउस नंबर लिखा है, हमने अपनी कॉलोनी लिखी है, हमने सिटी लिखा है, अपना स्टेट लिखा है, पिन कोड लिखा है। दिस इज ए सिंबॉलिक एड्रेस। ओनली सिंबल्स हमने इसमें यूज किए हैं, लेकिन हमने एब्सोल्यूट एड्रेस नहीं किया। एब्सोल्यूट एड्रेस में क्या है कि हम डायरेक्टली वहां पर जाके ही वर्क करते हैं, लेकिन सिंबॉलिक एड्रेस क्या है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सिंबॉलिक एड्रेसेस विच द असेंबलर कन्वर्ट द एब्सोल्यूट एड्रेस। तो यहाँ पे मैं आपको दो चीजों का एक नया नाम दिया मैंने, एड्रेस, और इसका नाम दे दिया मैंने एक सिंबॉलिक एड्रेस के नाम से, और दूसरा नाम दे दिया हमने एब्सोल्यूट एड्रेस के नाम से। तो ये आपको और भी आगे बताया जाएगा कि फिजिकल एड्रेस क्या होते हैं, एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होते हैं, लॉजिकल एड्रेस क्या होते हैं। तो ये चीजें और भी थ्योरेटिकल में हमें समझती है। तो पर यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है एड्रेस। ये किससे रिलेट हो रहा है? ये एड्रेस रिलेट हो रहा है हमारे मेमोरी से। ये हमारे मेमोरी के लोकेशन, मतलब हमने अपने डेटा को, हमने इंस्ट्रक्शन को हमारे मेमोरी में, देखिए हम प्रोग्राम जो लिखते हैं, प्रोग्राम में दो इंपॉर्टेंट, प्रोग्राम इज ए बेसिकली, इसका मैं एक इक्वेशन बनाना चाहूँ तो प्रोग्राम इज इक्वल टू डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूं कि मेरा जो प्रोग्राम है इट इज ए सेट ऑफ डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन भी होंगे और डेटा भी होगा। इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि मुझे उस पर ऑपरेशन क्या करना है वो इंस्ट्रक्शन से समझ में आएगा, और किसके ऊपर ऑपरेशन करना है दैट इज द ऑपरेंड। तो मेरे पास ऑपरेंड होगा और काइंड ऑफ ऑपरेशन होंगे। मुझे रीड करना है डेटा, मुझे कैलकुलेट करना है डेटा, मुझे राइट करना है डेटा। तो ये तीन दो चीजें हमें समझनी है। प्रोग्राम मतलब होता है इट इज ए सेट ऑफ ऑपरेंड एंड द ऑपरेशंस। तो हमें ऑपरेशन किस पर करना है? ऑपरेंड पर करना है। तो ये दो चीज को आप याद रखें। ओके,
नाउ लास्ट पॉइंट कि मोस्ट असेंबलर आल्सो सपोर्ट मैक्रोस एंड द सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। तो यहाँ पर देखिए दो और इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए जुड़ गए हैं। एक वर्ड जुड़ा है मैक्रोस और दूसरा वर्ड जुड़ा है कांस्टेंट्स। ठीक है, तो मैक्रोस इज नथिंग बट इट इज ए procedure, it is a subroutine, it is a function, it is a small program। मैक्रो का मतलब होता है इट इज ए स्मॉल प्रोग्राम। तो मोस्ट असेंबलर आल्सो सपोर्ट द मैक्रोस। हम देखिए हम दो तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट कमांड देके बना सकते हैं या हम सेट ऑफ कमांड को एक प्रोसीजर के द्वारा बना सकते हैं। जब हम प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो हमारा डायरेक्टली सारे इंस्ट्रक्शन कॉल होंगे। तो दो तरीके से हमें प्रोग्राम बनाना है। जैसे अभी हम बना रहे हैं सी में किस तरीके का प्रोग्राम, मेन के द्वारा हम बना रहे हैं। तो हमारे पूरे प्रोग्राम में एक ही फंक्शन है। कितने यूजर डिफाइंड फंक्शन है, केवल एक ही फंक्शन है, दैट इज द MAIN पैरेंथेसिस। तो जब भी मेन के सामने पैरेंथेसिस लगेगा या जिस वर्ड के सामने पैरेंथेसिस लगेगा तो वो बन जाता है फंक्शन। हम कुछ दिन बाद ये देखेंगे कि हम एक से ज्यादा फंक्शन को कैसे अपने प्रोग्राम में बना सकते हैं और कैसे वो वर्क करता है। तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए मल्टी फंक्शन। तो मैक्रो जो होता है ये वर्ड हम यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज में, और फंक्शन यूज करते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज में। तो आप मैक्रो को अपने गूगल करके देखिए उसको, और देखिए मैं आपको एक बार 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 समझा रहा हूँ, एक डिक्शनरी बनाइए और डिक्शनरी में ये सब वर्ड को आप लिखते जाइए और गूगल कर करके उसके और डेफिनेशन, उसके और एग्जाम्पल, उसके और अधिक डोमेन को थोड़ा सा पढ़ना शुरू करिए। तो ही देखिए देखिए पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो हम अपने आप से बंद कर सकते हैं और अपने आप से उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारा अभी वर्क क्या है, एक्सप्लोर करना। अभी आपको क्या है कि फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन में जितना अधिक फैलाव कर सकते हो करिए आप उसको, उसको एकदम से नैरो मत बना दीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर मैंने लिखा है कोई c इज इक्वल टू 2+5, तो 2+5 क्या बन गया, यहाँ कांस्टेंट बन गया। जो मेरा जो सिंबल है वो कांस्टेंट के फॉर्म में हो गया। लेकिन मैंने उसको अगर c इज इक्वल टू a+b लिखा है तो a और b क्या बन गया, मेरा वेरिएबल बन गया। तो यहाँ पर मुझे ये समझना है कि मेरा सिंबल वेरिएबल के फॉर्म में है कि मेरा सिंबल कांस्टेंट के फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो असेंबलर मिलते हैं वो असेंबलर दोनों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो इस प्रोग्राम का एक्सटेंशन रहता है .asm। ठीक है, आप भी अपना प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में बना सकते हैं और उसका नाम आपको सेव करना पड़ेगा .asm। आप उसको भी गूगल करके देखिए, आपको असेंबली लैंग्वेज के भी थोड़ा सा अच्छा ब्रीफ मिल सकता है। नॉर्मली हम लोग असेंबली लैंग्वेज को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम ज्यादातर आपको सी लैंग्वेज ही बताना है बिकॉज दिस इज अवर फोकस सिलेबस। लेकिन हम एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ द सेकंड कैटेगरी ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज ए कंपाइल्ड लैंग्वेज। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज हैं कंप्यूटर में जिसको हमें कंपाइल करना पड़ता है, और कंपाइल करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है, डायरेक्ट नहीं मिलेगा, हमें कंपाइल करना पड़ेगा। तो ऐसी लैंग्वेजेस को हम क्या बोलेंगे, कंपाइल्ड लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज को आपको समझना है कि किस चीज को कंपाइल्ड लैंग्वेज बोलते हैं, किस चीज को असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। इसी तरीके से मैं आपको नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग का डोमेन समझा रहा हूँ आज। तो इससे आपका बहुत बड़ी एक नॉलेज जनरेट हो जाएगी कि हमें किस तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग को समझना है। ठीक है, तो मेरे पास में कंपाइल्ड लैंग्वेज का मतलब है C++ और जावा। ठीक है, इन तीनों को आप पढ़ेंगे अपने इस पूरे सेशन में, मतलब आगे आने वाले सेशन में। इस बार सी पढ़ेंगे, आगे आप C++ पढ़ेंगे, इसके बाद आप जावा भी पढ़ेंगे। तो देखिए एक चीज याद रखिए, जावा में दो टाइप के ट्रांसलेटर लगेंगे, एक तो कंपाइलर लगेगा और दूसरा इंटरप्रेटर लगेगा। तो जावा इज ए टू टाइप ऑफ द एक्चुअल रिक्वायर्ड टू टाइप ऑफ द ट्रांसलेटर। तो हम इसे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे पास में अभी सी है। तो सी लैंग्वेज के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। उसे हम कंपाइल करते हैं, जैसे आप रन करते हैं प्रोग्राम, तो रन क्या है, रन बेसिकली रिक्वायर्ड टू फर्स्ट उसको सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वो उसको सबसे पहले कंपाइल कर रहे हैं और कंपाइल करने के बाद रन कर रहे हैं। कंपाइल करने का मतलब है कि हमारे प्रोग्राम का सिंटैक्स चेक होना। ठीक है,
आप गूगल करके देखिए तो एक आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा, कंपाइलर डिजाइन करके एक सब्जेक्ट मिलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कंपाइलर बनाते भी कैसे हैं। ठीक है, उसके भी एक बहुत बड़ा अच्छा एक मेथोलॉजी है, अगर आप समझ गए तो आप अपने लिए भी एक कंपाइलर बना सकते हैं। तो ये लैंग्वेजेस कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या लिया है, कंपाइल्ड लैंग्वेज लिया है। तो इसमें दो फेस में काम होता है, पहले तो हम सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं, सोर्स प्रोग्राम के बाद उसे हम जब कंपाइल करेंगे तो ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट कोड जब रन होगा तो हमें एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बन के रन हो जाएगा। तो ये कुछ मैथोलॉजी है कंपाइल्ड लैंग्वेज की, और ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है इस बार। अब तीसरी कैटेगरी क्या आ गई, तीसरी कैटेगरी आ गई डेटा ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। हमको ये भी समझना चाहिए कि कभी कभी क्या है कि हमें मैक्सिमम डेटा के ऊपर ही काम करना पड़ता है। यानी डेटा, देखिए प्रोग्राम में एक चीज और आप याद रखिए, प्रोग्रामिंग में एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब जहां से आप अपने आप को इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं यूजर इंटरफेस। अगर आप देखेंगे ऐप में या आप वेब में देखेंगे तो यूआई एक नाम से बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। मतलब यूआई बनाने के लिए अभी सबसे ज्यादा इंजीनियर्स लग रहे हैं, क्योंकि यूआई एक ऐसी चीज है जो कस्टमर को सपोर्ट करती है। तो कस्टमर को सपोर्ट यानी क्या हुआ, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। अगर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होगा तो ही हमारा यूजर इंटरफेस काम करेगा। तो उसके लिए हमें बहुत इंजीनियर की जरूरत भी पड़ती है। तो डेटा ओरिएंटेड लैंग्वेजेस मतलब क्या, ऐसी लैंग्वेजेस जो केवल और केवल डेटा को ही मैक्सिमम फोकस करती है। ठीक है, ये साइंटिफिक नहीं है। तो इसको मैं ऐसा समझना चाहता हूँ कि डेटा ओरिएंटेड लैंग्वेजेस प्रोवाइड पावरफुल वेज ऑफ सर्चिंग एंड मैनिपुलेटिंग द रिलेशन। ठीक है, डेटा में क्या आता है, रिलेशनशिप आ जाती है कि भाई इस डेटा सेट को दूसरे डेटा सेट के साथ हम किस तरीके से रिलेशन बना रहे हैं। रिलेशन मतलब होता है वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, और मैनी टू मैनी का कंसेप्ट होता है। मतलब मेरा जो डेटा है वो किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को लग रहा है, या मैनी सॉफ्टवेयर को लग रहे हैं, या मैनी सॉफ्टवेयर मैनी सॉफ्टवेयर को दे रहे हैं। तो ये एक रिलेशंस बनाने पड़ते हैं हमको। तो ये आप अच्छे से पढ़ोगे, एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा जिसका नाम रहेगा डेटाबेस सिस्टम। उसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा, और उसमें आपको इन सब के कमांड भी बताए जाएंगे और इंटरफेस भी बताया जाएगा। देखिए कोई भी प्रोग्राम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो क्या फ्रंट एंड बना के आप उसे डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये सारा का सारा स्टैटिक है। जैसे मैं आपके सामने अभी जो आपको दिखा रहा हूँ एचटीएमएल पेज, ये स्टैटिक पेज है, ये डायनेमिक पेज नहीं है। क्यों डायनेमिक पेज नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई क्लिक करके कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो ये स्टैटिक है, जब भी आप देखोगे तो यही मिलना चाहिए। तो बेसिकली ये आपका क्या कहला रहा है, ये डेटा ओरिएंटेड नहीं है, ये केवल इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड। ठीक है, डेटा जब हमें लगेगा तो हमें बैकएंड भी बनाना पड़ेगा कि हमारा डेटा कहाँ है। इसी तरीके की चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अच्छा, दो और इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊं कि किसी भी प्रोग्राम में दो चीजें और इम्पोर्टेंट रहती है, एक रहता है क्लाइंट साइड और दूसरा रहता है सर्वर साइड। तो क्लाइंट साइड का मतलब हो गया, जैसे आप अपने मोबाइल के सामने या आप अपने डेस्कटॉप के सामने मेरी चीज को देख रहे हैं, तो यू आर माई क्लाइंट। ठीक है, लेकिन हमारे पास में एक सर्वर भी होता है, सर्वर में हमारा डेटा स्टोर रहता है, हम वहां से फैच करके उसे आगे प्रोसेस करते हैं। तो सर्वर साइड भी प्रोग्रामिंग हो सकती है और आपके क्लाइंट साइड भी प्रोग्रामिंग होती है। तो ये भी बहुत अच्छा कॉम्प्लिकेशन है कि हम सर्वर साइड कैसे प्रोग्रामिंग, तो कुछ इंजीनियर सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा कर पाते हैं कि डेटा कैसे हम मतलब उसको स्टोर करें, मैनिपुलेट करें, कैसे डिस्प्ले करें। तो ये बहुत मतलब इंजीनियरिंग तो मुझे मतलब लगता है कि इट इज ए लाइक ए सी, है ना, जैसे सागर होता है ना, वैसा हमारा इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में इतनी सारी खूबियां हैं कि मतलब आज तक मुझे कोई भी चीज है ना नहीं लगती है, मैं हर बार उसको है ना ये समझता हूँ मेरे लिए तो नहीं है, इसलिए मैं उसको आगे पढ़ाने के लिए आगे कोशिश करता हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके को समझिए बात को। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है। अच्छा, इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड ए वन इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज नोन एज ए टेबल। इसमें टेबल की जरूरत पड़ेगी आपको। टेबल इज व्हाट,
टेबल इज नथिंग बट इट इज ए सेट ऑफ रोज एंड कॉलम, है ना, इट इज ए मैट्रिक्स। टेबल क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए टेबल की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, ध्यान से देखिएगा, एंटिटी रिलेशनशिप टेबल। तो इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं ई आर टेबल। तो आप इसको गूगल करके देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात मिलेगी, ई आर टेबल, है ना, एंटिटी का ई और रिलेशनशिप का आर, तो ई आर टेबल हो जाता है। अच्छा, एंटिटी क्या होती है, एंटिटी इज नथिंग बट इट इज ए वन काइंड ऑफ थिंग, है ना, वन काइंड ऑफ थिंग। वो पर्सन भी हो सकता है, वो सिटी भी हो सकती है, वो स्टेट भी हो सकता है, वो ह्यूमन भी हो सकता है, वो कोई भी आपका, जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर इज ए वन एंटिटी, ठीक है ना। अच्छा, एंटिटी के साथ में सबसे खास बात क्या है, इट विल क्रिएट और इट विल आल्सो डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। एंटिटी क्या होती है, वो बनाई जाती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है ना। चाहे वो किसी की भी बात करो, कंप्यूटर की भी एक लाइफ होगी, एक आपकी मतलब मेरी खुद की भी एक लाइफ होगी, सभी एंटिटी की एक लाइफ है ना। ये जो लाइफ होती है इसी को हम आगे की लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, इसी को हम ऑब्जेक्ट के नाम से जानेंगे बाद में। तो वो लाइव कंसेप्ट भी आप देखोगे C++ में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विच मैप्स वन सेट ऑफ थिंग्स इनटू द अदर सेट, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन सारी चीजों को हम दूसरे के साथ मैपिंग करते रहते हैं। तो इस मैपिंग को ही हम रिलेशनशिप में मेंटेन करते हैं। तो ये डेटा ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में होता है। तो इसके लिए हमने कुछ लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड करके भी समझा रहे हैं, जैसे एसक्यूएल हो गया, डीबेस हो गया, क्लाइपर हो गया। तो इस चीज को आपको समझना है कि ये आपके जो लैंग्वेजेस होती हैं जो डेटा को मैनिपुलेट करने में बहुत इफेक्टिव काम करती है। एसक्यूएल मतलब हो गया स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, है ना। इसमें आप ध्यान से देखिए, मैं आपको जो भी टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ उसको आप खुद भी अपने आप से थोड़ा गूगल करिए और उसको मतलब अच्छे से एक्सप्लोर करिए, मतलब जितना आप कर सकते हैं बेटा वही आपके लिए आज के डेट में नॉलेज है, ठीक है। केवल आप मेरे इंफॉर्मेशन पर अपनी चीजों को लॉक मत करिए, उसको थोड़ा सा अपने आप से थोड़ा एक्सपांड करिए, तो ही आपको ज्यादा चीज मिलेगी। ये देखिए, इंफॉर्मेशन से हम केवल, है ना, एक नंबर ऑफ मार्क्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए हमें नंबर ऑफ मार्क्स की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा और चीजों को एक्सप्लोर करना है। तो मेरा आपसे ऑलवेज यही एडवाइस रहता है कि आप इस चीज को वेटेज दीजिए, ठीक है ना। आप एक बार करके देखिए, नहीं अच्छा लगे आप छोड़ दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओके, कुछ लैंग्वेजेस हैं जिसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस। डिक्लेरेशन का आप समझ रहे होंगे बात क्या होती है। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, जैसे हम अपने सेंटेंस में देखते हैं कुछ डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, तो वैसे ही हमारे पास में कुछ डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस। अच्छा, ये लैंग्वेजेस में क्या करेक्टरिस्टिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। ये जो लैंग्वेजेस होती हैं वो लॉजिक को एक्सप्रेस कर सकती हैं, किसी भी लॉजिक को एक्सप्रेस कर सकती हैं। और ये जो लॉजिक एक्सप्रेस होता है ये ऑफ द कम्युनिकेशन, ये कंप्यूटेशन होता है विदाउट डिस्क्राइबिंग इट्स कंट्रोल फ्लो इन डिटेल। यानी मैंने आपको कोई लॉजिक बताई और उसके लिए मैंने कोई भी बैकग्राउंड नहीं दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि राम, है ना, भगवान राम इज ए सन ऑफ दशरथ, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि लक्ष्मण इज ए सन ऑफ दशरथ। इसके बाद मैंने आपको बोला कि हाउ मेनी सन ऑफ दशरथ। तो इमिडिएटली मेरे माइंड में क्या आया कि इनके दो बच्चे होंगे, पहला का नाम राम है और दूसरा का नाम लक्ष्मण है। तो ये जो मैंने लॉजिक से आपको, कोई मैंने प्रोग्रामिंग नहीं बताई, लेकिन आपने उसका आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया, इट इज नोन एज ए लॉजिक, ठीक है ना। हम कंप्यूटर में उसे लॉजिक बनाते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई लैंग्वेजेस हैं जिसमें लॉजिक बनाने की जरूरत ही नहीं है। ओनली यू गिव द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कि दिस इज ए फैक्ट। हमने फैक्ट्स को इंफॉर्मेशन बना दिया और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए लैंग्वेजेस बना दी। तो जैसे पहले होता है प्रोलॉग, तो प्रोलॉग एक टाइप की लैंग्वेज है, इसका पूरा नाम क्या है, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्राम तो लॉजिक के थ्रू सॉल्व करती है। एसक्यूएल भी वही काम करती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो इसके अंदर में क्या है, हमें इस तरीके के फैक्ट्स देने पड़ते हैं और ऑटोमेटिक हमें उसका कंक्लूजन भी डिराइव होने लग जाता है।
और यही धीरे धीरे एआई के नॉर्मल फॉर्म में आ गई। हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि कंप्यूटर में तो इंटेलिजेंस होती ही नहीं है, भाई ह्यूमन में इंटेलिजेंस होती है, कंप्यूटर में नहीं होती। हमें उसे देना पड़ता है, हमें उस तरीके से लर्निंग बनानी पड़ती है कि वो हमारे जैसा काम कर सके। ठीक है, तो इट इज नोन एज ए आई। ए आई का फुल फॉर्म ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे वो आप आगे के सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे। अब मुझे आपको बताना है नेक्स्ट, एम्बेडेड लैंग्वेजेस। हमारे पास आज के जो सिनेरियो चल रहा है वो चल रहा है एम्बेडेड फॉर्मेट में। एम्बेडेड का मतलब ये है कि आप अपनी लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज को पेस्ट कर सकते हो और वो उसमें इजीली अटैच होके एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ऐसे लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं एम्बेडेड लैंग्वेज। और इसके अंदर में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है, पहला है जावा स्क्रिप्ट और दूसरा है वीबी, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। तो जब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की बात आती है तो ये बहुत पावरफुल बन, देखिए HTML जो है वो मार्केबल लैंग्वेजेस है, लेकिन है ना, आपका माइक बंद करेंगे, कौन है, माइक अपना बंद रखिए। सर ये फेक है। प्रतीक जैन, बंद रखिए। आप कौन है, बंद रखिए। ओके, तो दिस इज नोन एज ए यूर एम्बेडेड लैंग्वेजेस। तो एम्बेडेड लैंग्वेजेस मतलब बहुत ज्यादा आपको है ना रिस्पॉन्सिव कंसेप्ट में काम करती है। जब रिस्पॉन्सिव कंसेप्ट आता है तो उसे हम एम्बेडेड बोलते हैं। और ये रिस्पॉन्सिव कहाँ से बनेगा, सर्वर साइड से बनेगा, ये क्लाइंट साइड से नहीं होगा, इट इज ए सर्वर साइड। तो यहाँ पर यही चीज बताया गया है कि आपका क्लाइंट साइड एम्बेडेड लैंग्वेजेस आर लिमिटेड बाय एबिलिटी टू ब्राउजर और इंटेंड क्लाइंट, ठीक है ना। लेकिन जो सर्वर साइड एम्बेडेड होता है इट विल बी आर मच मोर फ्लेक्सिबल। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से हो रहा है, सर्वर के साइड से हो रहा है। तो सर्वर के साइड से आपको कुछ काम कराना है तो आपको एम्बेडेड करना पड़ेगा, क्लाइंट के साथ में कुछ आपको करवाना है तो आपको क्लाइंट साइड करना पड़ेगा। तो क्लाइंट साइड के लिए हमारे पास में है जावा स्क्रिप्ट और आपका यहाँ पर वीबी स्क्रिप्ट है। लेकिन सर्वर साइड से अगर आपको काम कराना है तो पीएचपी है, ठीक है ना। पीएचपी यानी प्री प्रोसेसर लैंग्वेजेस है। तो इस लैंग्वेज को अगर आप सीखोगे तो ये आपका सर्वर साइड काम करेगा। लेकिन जावा स्क्रिप्ट और वीबी स्क्रिप्ट देखोगे तो ये कहाँ से काम करेगा, ये आपका काम करेगा दैट इज फ्रॉम द ये आपका काम काम कहाँ कहाँ से करेगा, ये आपका काम करेगा यहाँ, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शनल लैंग्वेजेस। तो फंक्शनल लैंग्वेजेस क्या हो गई, ऐसी लैंग्वेजेस जो कि सब रूटीन और फंक्शन को यूज करती हैं, इसको बोलेंगे हम फंक्शनल लैंग्वेजेस। तो ये होती है लिस्प, ये होती है पीएचपी, ये होती है पाइथन। तो इसको हम करेंगे और मैं 2 मिनट लूंगा बस। ना इसके बाद हमारा आता है इंपरेटिव लैंग्वेजेस, है ना। तो ऐसे कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो कि हमारे पास मल्टी पैराडिम्स को सेटिस्फाई करती है ना, इंपरेटिव लैंग्वेजेस होती है। तो इंपरेटिव लैंग्वेजेस मतलब आपके पास में क्या हुआ, अच्छा पैराडिम क्या हुआ, इट इज ए अप्रोच, है ना। जैसे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज हो गई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो गई, फंक्शनल ओरिएंटेड, तो ये आपके पैराडिम्स में आ जाती है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में आपको इस तरीके की चीज मिलेगी, सी प्लस प्लस है, सी हैश है, कोबोल, कोबोल यानी कोबोल यानी कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, कोट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज, पास्कल इज ए साइंटिफिक लैंग्वेज, पर्ल इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, पीएचपी इज ए प्री प्रोसेसिंग लैंग्वेज, पाइथन it is also object oriented language, ruby and shift, this all are the object oriented languages, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरप्रिटेड लैंग्वेजेस, ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें ट्रांसलेशन के लिए इंटरप्रिटर की जरूरत पड़ती है, उसमें कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती, इंटरप्रिटर। मैं आपको बताऊं पाइथन में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटरप्रिटर की जरूरत पड़ेगी, कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती है। इंटरप्रिटर और कंपाइलर का मतलब क्या हो गया, इंटरप्रिटर यानी एक एक सेंटेंस को इंटरप्रिट करना, और कंपाइलर यानी क्या हुआ, एक से ज्यादा सेंटेंस को इंटरप्रेट करना। तो दैट इज द कंपाइलर। तो कंपाइलर का यूज हम लोग देख रहे हैं सी में देख रहे हैं। आप पाइथन जब पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर इंटरप्रिटर की जरूरत होगी। इसी तरीके से ये जो लैंग्वेजेस है बेसिक, है ना, बिगनर, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसी नोन एज ए बेसिक। इसी तरह जावा स्क्रिप्ट है, लिस्प, ये सब लैंग्वेजेस में इंटरप्रिटर की जरूरत पड़ती है।
अब हम देख रहे हैं लॉजिक बेस्ड लैंग्वेजेस, ऐसी लैंग्वेजेस जिसके अंदर लॉजिक का ही केवल फोकस होता है, रेदर देन हाउ। हाउ का कंसेप्ट वहां पर आता ही नहीं है। डायरेक्टली आपने उसको लॉजिक दी, वो खुद समझ गया उसे क्या करना है। तो इसमें ये प्रोलॉग का कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा। तो प्रोलॉग बेसिकली फोकस ऑन द लॉजिक बेस्ड लैंग्वेजेस। इसके बाद आता है मल्टी ड्रिवन लैंग्वेजेस, यानी ऐसी लैंग्वेजेस जो एक से ज्यादा पैराडिम्स को आपको सपोर्ट करती है। तो ये जैसे आपकी हो गई जेनेरिक, हो गई इंपरेटिव, हो गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल हो गई, मेटा प्रोग्रामिंग, ये सब होती है पैराडिम्स, है ना। तो ये किस तरीके से, जैसे सी प्लस प्लस है, वो इतने सारे ऑपरेशंस कर सकती है, जेनरिक प्रोग्राम बना सकती है, इंपरेटिव प्रोग्राम बना सकती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना सकती है। तो ये तरह की चीजें, जैसे एक लैंग्वेज बहुत सारे कंसेप्ट को सॉल्व कर सकती है, जैसे सी प्लस सी शार्प है ना, इसको सी शार्प बोलते हैं। इसी तरह एक पाइथन होती है, इसके बाद एक शिफ्ट लैंग्वेज होती है। तो इसमें आपको एक से ज्यादा अप्रोचेस करने के कंसेप्ट मिलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड क्लास बेस्ड लैंग्वेज। तो ऐसी लैंग्वेजेस जो कि क्लास से डील करती हो, जो ऑब्जेक्ट बना सकती हो, जो लाइव कंसेप्ट बना सकती है, ऐसी कहलाती है क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हम इसमें पढ़ेंगे सी प्लस प्लस, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे सी प्लस प्लस। तो इट इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। इसके बाद है प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होगी, जो कि केवल प्रोसीजर को ही आपको फोकस करती है। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ यूनिट एंड द स्कोप, है ना। इसके अंदर में आपको ये दो चीजों का मेनली फोकस करना पड़ता है। तो मैक्सिमम इसके अंदर क्या होगा, फंक्शंस होंगे, इसके अंदर में आपके रूटीन्स होंगे, सब रूटीन्स होंगे, मैथड्स होंगे। This all are depend upon the your languages, है ना। तो this is known as a your programming procedural language। तो इसके एग्जांपल क्या हो गए, इसके एग्जांपल हो गए कोबोल हो गया, पर्ल हो गया, पाइथन हो गया, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट हो गया, इसको बोलेंगे हम प्रोसीजरल लैंग्वेज। नाउ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, देखिए सी लैंग्वेज स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन हमारे पास जो आपके विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट हो गया, जावा स्क्रिप्ट। देखिए जावा दो फॉर्मेट में है, एक तो है जावा कोर और एक है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से हम अपने मतलब प्रोग्राम को, जो हमारे डायनेमिक प्रोग्राम है बनते हैं, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से बन जाते हैं। ठीक है, कोर प्रोग्रामिंग से नहीं बनेंगे, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग से बनेंगे। तो जब भी हम वेबसाइट बनाएंगे तो ये सारी चीजों को आपको समझेंगे। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस केम अबाउट द लार्जली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। जब भी इंटरनेट की बात होगी तो हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करेंगे। तो ये आपकी जावा स्क्रिप्ट हो गई, एएसपी हो गई, है ना, एक्टिव सर्वर पेज हो गया, जेएसपी हो गया, जावा सर्वलेट पेज हो गया, पीएचपी हो गया, पर्ल हो गया, टीसी, ये सब जो लैंग्वेजेस है इट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और इसमें भी कुछ कुछ खासी बात होगी, वो आपको अलग से समझनी पड़ेगी। ओके, नाउ द लास्ट इज द सिस्टम लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेजेस जो सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकें, जैसे हमको ड्राइवर बनाना है, हमको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, हमको कंपाइलर बनाना है, हमको सिस्टम के टूल बनाने हैं, उसको हम सिस्टम लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो द सिस्टम प्रोग्रामिंग आर द लैंग्वेजेस आर फॉर द लो लेवल टास्क। जब लो लेवल टास्क को हमें काम करवाना है तो हम सिस्टम लैंग्वेज की बात करेंगे। तो लो लेवल टास्क में जैसे आपको मेमोरी मैनेजमेंट करवाना है, आपको टास्क मैनेजमेंट के टूल्स बनाने हैं, तो जब भी हमें सिस्टम का टूल बनाना है तो हम सिस्टम लैंग्वेजेस की बात करेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑपरेट एंड कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए हमें सिस्टम प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में हम आज भी सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आज भी हमको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो सी लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर सी प्लस प्लस लिखा है, ये सी प्लस केवल नहीं है, एक प्लस मिस हो गया है। तो सी प्लस प्लस एंड द शिफ्ट। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो प्लीज नाउ ऑल आर रिक्वायर्ड टू, मैं अब यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। अब ये स्टॉप करने के बाद आप लोग यहाँ से लीव हो सकते हैं।